हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो आज हम पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो सबसे पहले आता है रीजन एंड एम्पायर। तो रीजन क्या होता है? द पर्टिकुलर एरिया designated or occupied by a certain group or empire। यानी कि एक क्षेत्र, यहाँ पे लोग जो हैं वो रहते हैं और उस जगह की क्या होती है, एक बाउंड्री भी होती है और लोगों का रहन सहन भी आपस में मिलता जुलता है। एक जैसे लोग जिस जगह पर रहते हैं उसको हम रीजन कहते हैं। और एम्पायर होता है साम्राज्य, मतलब किस राजा का शासन है। जैसे अगर हम अभी भारत को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो उसी प्रकार जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था इसमें बहुत सारे रीजन्स होते थे और हर एक रीजन पे किसी ना किसी राजा का अधिकार होता था, साम्राज्य होता था। और कौन कौन से राजा होते थे? तो मेन जो यहाँ पे डायनेस्टीज थी, मेन एम्पायर किसका था इस टाइम पे? चोलाज, तुगलक और मुगल। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो हमें पुरानी चीज़ों से मिलती है, पुराने डॉक्यूमेंट से मिलती है, मैन्युस्क्रिप्ट से मिलती है, इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो हमें एक राइटिंग मिली है, एक प्रशस्ति मिली है, जो रिटर्न मटेरियल किसी चीज़ पे लिखी हुई कोई चीज़ होती है उसको हम प्रशस्ति बोलते हैं। ये ब्राह्मण्स ने लिखी होती है, लर्नड ब्राह्मण्स, पढ़े लिखे ब्राह्मण इसको लिखते थे। तो उसमें उन्होंने एक राजा की बड़ी प्रशंसा की है। तो वो कौन से सुल्तान थे जिनकी प्रशंसा की है? दिल्ली के सुल्तान थे जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो इस प्रशस्ति में बताया गया है कि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक था, ठीक है। और सारा साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत भी उन्हीं के अंडर आता था, उन्हीं के आधिपत्य में था। लेकिन जब बाद में हिस्टोरियंस ने पता किया तो उनको लगा कि ये सारी चीज़ें तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई हैं। तो उस राजा ने ऐसा बढ़ा चढ़ाकर इसलिए लिखा होगा कि आगे वाली जनरेशन्स को जैसा मैं लिखूंगा, जैसा मैं लिखवाऊंगा वैसा ही पता चलेगा और मेरा बहुत नाम होगा कि देखो ये इतना बड़ा सुल्तान था और इतनी सारी जगहों पे इसका जो था वो अधिकार था। अब हमारे पास एक वर्ड आता है पैन रीजनल रूल। तो पैन रीजनल रूल क्या है? जो बड़े बड़े राजा होते थे, कभी कभी उनके अंडर एक से ज़्यादा रीजन होते थे, एक से ज़्यादा स्टेट्स होती थी उनके अंडर। जैसे कौन कौन से राजा हैं? चोलाज हैं, तुगलक्स हैं और मुगल्स हैं। तो चोलाज में कौन कौन से राजा आते हैं? विजयालय आते हैं, राजा वन आते हैं, राजेंद्र चोला हैं। तुगलक में कौन है हमारे पास? गयासुद्दीन हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं। और मुगल में हमारे पास कौन है? कौन कौन से मुगल राजा थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये जो बड़े बड़े राजा थे, इनका कंट्रोल जो था बहुत सारे रीजन्स पे होता था। तो एक से ज़्यादा रीजन्स को जो कंट्रोल करता है रूल, हम उसको बोलते हैं पैन रीजनल रूल। तो एक रीजन की क्या विशेषताएं हैं? Regions of Indian continent already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। मतलब उनकी तो एक बाउंड्री निश्चित होगी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी स्टेट है या हमारा रीजन है। उनकी कोई एक लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, हर एक रीजन की अलग अलग भाषा और अलग अलग कल्चर। तो कल्चर में क्या आ जाता है? वो कौन से मंदिरों में जाते हैं या किस भगवान की पूजा करते हैं, वो क्या पहनते हैं, क्या उनका खान पान है, वो सारा उनके कल्चर में आ जाता है। तो पैन रीजनल क्या हुआ? एन एम्पायर कंप्राइजेस ऑफ एरियाज ऑफ मैनी स्मॉलर रीजन्स और स्मॉलर किंगडम्स। लेकिन जब पैन रीजनल रूल आया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे की भाषा को वो सीखने लगे। फिर मुगल शासन जब ख़त्म हो गया तो ऐसा हुआ कि जो रीजन आपस में जुड़े हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से
आज़ाद होने लगे। लेकिन जब वो अलग हो गए फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो एक दूसरे से सीखी थी, वो अपना ली। जैसे कि हमने अपनी सरकार को कैसे चलाना है वो चीज़ उन्होंने पकड़ के रखा, अपनी इकोनॉमी को कैसे मेंटेन करना है, और दूसरों के अच्छे जो रिच लोगों का कल्चर था वो उन्होंने अपना लिया, उनकी भाषा उन्होंने अपना ली। तो इस तरह से रीजन के लोगों ने अपनी जो विशेषताएं थी वो भी रखी और दूसरे रीजन की विशेषताओं को भी अपना लिया। तो मिडिवल पीरियड में समाज में कैसे लोग रहते थे? हंटर गैदरर्स भी थे जो शिकार करके अपना पेट भरते हैं, फार्मर किसान भी थे, शहरों में रहने वाले लोग भी थे और गांव में रहने वाले लोग भी थे, और बड़े बड़े राजाओं का कई जगहों पे कब्जा भी था, मतलब उनका साम्राज्य था। नेक्स्ट आता है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो रिलीजन क्या होता है? जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म हैं। तो पहले क्या धर्म थे, बाद में क्या चेंजेस आई, वो हम इसमें जानेंगे। तो पहली है डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म, सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम हमारी सब कॉन्टिनेंट में आया। थर्ड है इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म। तो इम्पॉर्टेंट चेंजेस वो क्या थी? वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, नए नए देवताओं की पूजा होने लगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट, अब जब मंदिर बने हैं तो पुजारियों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, तो ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं ना, रिलीजियस धार्मिक ग्रंथ, वो सारे संस्कृत में लिखे हैं, और संस्कृत ऐसी भाषा है जो आम लोगों को नहीं आती थी, वो सिर्फ आती थी ब्राह्मणों को, इसलिए ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई, क्योंकि मंदिरों में पूजा करने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए ब्राह्मणों की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद था एमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। तो आइडिया ऑफ भक्ति क्या होता है? इसमें आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, आप किसी भी देवता को अपने पूज सकते हैं, अपने हिसाब से पूज सकते हैं, कोई भी उनकी पूजा कर सकते हैं। जब लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करने लगे तो बहुत सारे और भी नए रिलीजन, नए धर्म निकलकर इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए। तो बात करते हैं कि इस्लाम इंडिया में कब आया। मुस्लिम हैं, उनकी जो धार्मिक बुक है या होली बुक है जिसको बोलते हैं वो है कुरान। तो सबसे पहले द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान was brought to India in 7th century by the migrants and merchants। तो बाहर से जो लोग आए, बाहर से जो व्यापारी आए, उन्होंने कुरान की जो टीचिंग्स हैं वो हमारी इंडिया में लाई कि कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारे जो राजा थे वो अब इस्लाम को मानने लगे। इस्लाम गॉट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट, लेकिन बाद में इस्लाम 2 सेक्ट में बंट गया। कौन कौन से? शियाज एंड सुन्नीज। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो शिया हैं वो मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ, प्रॉफिट मोहम्मद हैं जो उनके सन इन लॉ जिनका नाम है अली, वो हैं लीडर मुस्लिम कम्युनिटी के, ठीक है। और सुन्नी मुस्लिम क्या मानते हैं कि जो पहले लीडर रह चुके हैं हमारे समाज में, जिनको हम खलीफा बोलते हैं, तो हम खलीफा को मानेंगे। तो इस तरह से इस्लाम जो है वो 2 सेक्ट में बट गया। तो इन दोनों सेक्ट के अलग अलग स्कूल्स थे, स्कूल ऑफ लॉ। तो जो शियाज का था उसको बोला जाता था हनाफी, और जो सुन्नीस का था उनको बोला जाता है शफियाई, ठीक है। तो दीज आर द 2 स्कूल्स ऑफ लॉ ऑफ द मिडिवल पीरियड ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट आता है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो जो हिस्टोरियंस हैं, जहाँ उनका टाइम का मतलब ये नहीं है कि दिन बीत गए या घंटे बीत गए या साल बीत गए, वो टाइम को क्या देखते हैं कि कौन सी सदी में क्या चेंजेस आई, किसमें, समाज में क्या चेंजेस आई। तो हिस्टोरियन के हिसाब से चेंजेस क्या होती हैं? चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। मतलब समाज में क्या चेंजेस आई, ठीक है, लोग भरण पोषण के लिए क्या क्या काम करते थे, किसकी पूजा करते थे, कौन से धर्म को मानते थे। तो उस हिसाब से हिस्टोरियंस जो हैं वो समय को स्टडी करते हैं। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, बांटा है। कौन कौन सी? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो ये जो डिवीज़न की गई है
इसमें उन्होंने कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट को ध्यान में नहीं रखा, ना सोसाइटी को देखा, ना कल्चर को देखा। ठीक है, उन्होंने मेन इम्पोर्टेंस कहाँ रखी? धर्म पे। मतलब अगर हिंदू राजा है तो वो हिंदू पीरियड है, अगर उस टाइम में कोई मुस्लिम राजा है, सुल्तान है, तो वो मुस्लिम पीरियड है। और जिस समय में अंग्रेजों ने शासन किया उसको वो बोलते हैं ब्रिटिश पीरियड। तो इन 1000 सालों में यानी कि 700 से लेके 1750 तक सोसाइटी में बहुत सारी चेंज हुई। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई, और जो इकॉनमी थी, पैसे बहुत आए हमारे पास, हम खुशहाल हुए, विच अट्रैक्टेड द डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। तो यूरोप से बहुत सारी कंपनीज जो थी वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ गई।